नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होने जा रही है। तो होर्मुज संकट पर चर्चा का एजेंडा बताया जा रहा है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच वार्ता का दावा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह शांति बैठक होगी। होर्मुज संकट पर चर्चा का एजेंडा बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सीज फायर यानी कि युद्ध विराम को लेकर उच्च स्तरीय शांति वार्ता आयोजित होने की बात कही जा रही है। यह वार्ता पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल और आपको बता दें कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल शामिल हो सकते हैं। एजेंडे में पश्चिम एशिया में तनाव, होर्मुज जलडमरू, मध्य और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा का उल्लेख किया जा रहा है। इसी कारण इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 9 से 10 अप्रैल को सुरक्षा कारणों से अवकाश और सख्त इंतजामों की बात भी सामने आई है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरह की किसी आधिकारिक बैठक या अवकाश की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता का दावा किया जा रहा है और पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह शांति बैठक होने जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे लग रहा है इस पे ज्यादा कोई रुचि नहीं ले रहा है। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी देश इस पे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा वो कहते हैं ना, बच्चों का खेल ड्रामा और अपने को प्रचारित करना और किसी छोटे देश को बड़ा बनाना, इसमें वही सारी फटकता लिखी गई है। अब इस काम के लिए जब आप ऐसे देश को आपने चुना है जिसको आप खुद ही, आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी ने जिसको आतंकवादी घोषित किया हुआ है, टेरर कंट्री जिसको घोषित किया हुआ है, उसकी आप मदद ले रहे हो, उनको आप सीज फायर की मध्यस्थता के बीच में ला रहे हो और उन्हीं की कंट्री में जाके, उन्हीं के देश में जाके आज आप उसकी जो रूपरेखा है और जो वो कागजी कार्रवाई को प्रस्तुत कर रहे हो जाके। तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से अमेरिका अपनी चाल चल रहा है। और इसमें कल हम जब चर्चा कर रहे थे, इसमें हमने चाइना का नाम लिया था कि चाइना इन्वॉल्व है और तुर्की की भूमिका नहीं आई थी, वो आज सामने आ गई है। तुर्की का भी एक प्रतिनिधि मंडल इस सीज फायर की जो मीटिंग हो रही है इसमें भाग ले रहा है। ये बात कल तक छिपाई गई थी पूरे वर्ल्ड के फोरम को लिए, लेकिन वो भी आ रहा है लेकिन अब तो साफ जाहिर हो गया है, 3 कंट्रियां इसमें शामिल है, चाइना, तुर्की और पाकिस्तान। ये तीनों वो जो कंट्रियां हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे खिलाफ पीछे से खड़ी हुई थी पाकिस्तान के लिए। तो जाहिर सी बात है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है, पीछे बहुत बड़ी साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कद को कम करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए और भारत की हैसियत को कमतर आंकने का ही प्रयास है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त पूरे विश्व में देखने को मिल रही है, एक बड़ा संकट यहाँ पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और सबका मानना ये है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जिस तरीके का संघर्ष चल रहा है उसका रुकना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में इस वार्ता की तरफ आपने जिस तरीके से कहा कि बहुत ज़्यादा रुचि कोई नहीं ले रहा है, लेकिन सबके मन में तो यही है कि जल्द से जल्द इस संघर्ष को रोका जाए ताकि आने वाले समय में जो व्यापक संकट गहराता जा रहा है उसे होने से रोका जाए। रुचि का मतलब ये है, इस वार्ता से उम्मीद किसी को कुछ भी नहीं है, रत्ती भर किसी को उम्मीद नहीं है। पहली बात, जब MOU साइन हुआ था आपका सीज फायर के लिए, तो उसके विदिन घंटे भर के बाद में सब चीजें नॉर्मल हो जानी चाहिए थी, सामान्य हो जानी चाहिए थी। जलडमरू स्थल को उसको खोल देना चाहिए, तो खोला भी गया। अब जैसे ही रात आती है, शाम बीतती है, रात में फिर धमाका कर दिया जाता है लेबनान में, ईरान के अंदर। अब उसके लेके आप हिजबुल्ला को दोषी ठहरा रहे हो, फलाने टेरर ऑर्गेनाइजेशन को करवा रहे हो। इसका मतलब एक हाथ में आप लड्डू लेके घूम रहे हो, दूसरे हाथ में बर्फी, दोनों एक साथ खाना चाह रहे हो। ये दुनिया समझ रही है अमेरिका की चाल, रणनीति और जो नापाक हरकतें। मुझे लग रहा है ईरान इसको ध्वस्त कर देगा और वो करता भी जा रहा है।
सीज फायर की जो शर्तें हुई थी उन शर्तों को ईरान ने माना, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। लेकिन जब शर्त के आड़ में ही आपने अपनी कार्रवाइयों को फिर शुरू कर दिया आपने, उसके बाद उन्होंने क्या करा, स्ट्रेट हॉर्मुज को फिर बंद कर दिया गया। अब इसके बाद में कोई वर्ल्ड का कोई भी कंट्री ये बात कहने के लिए सामने नहीं आएगा कि ईरान ने गलत काम करा है। भाई ईरान ने तो सारी शर्तें मानी थी ना। उसके बाद में ये बात कल नाटो के प्रतिनिधित्व को ईरान ने एक स्टेटमेंट देके उसको भेज दिया है, यूएनए को भेज दिया है, और G20 जितने भी बड़े फोरम बने हुए हैं वर्ल्ड स्तर के, सबको उठा के इन्होंने भेज दिया कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने सीज फायर की इन शर्तों को माना है, और उसके मानने के बाद में इन्होंने उसका उल्लंघन करा है। अब बात आ जाती है मूल विषय पे। आज ये जो वार्ता हो रही है, वार्ता का खाका क्या बनना चाहिए? भाई वार्ता इसलिए होनी चाहिए, 2 हफ्ते का सीज फायर का आपने समय दिया था। उस दरमियान उस दरमियान कई सारी चीजें ऐसी हो गई जिसमें आप पीछे हट गए, आप मुकर भी गए, सब हो गए। अब ये जो वार्ता है ये परमानेंट युद्ध को रुकवाने के लिए हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है इस वार्ता से कोई ना कोई हल निकलने वाला है। हालांकि हमारा वहां का स्थापित दूतावास और भारत सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुई है, और ये कुल मिला के टोटल घेराबंदी भारत के लिए की जा रही है। भारत को किसी भी तरीके से असहज करना है अमेरिका को, और ये सब जो ताना बाना है उसी के लिए बुना जा रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान खुद गर्त में है और यहाँ मध्यस्थता कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है, स्थितियाँ इतनी गंभीर है पाकिस्तान में। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ की, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि वहाँ का जो जनमानस है वो बुरी तरह से इस वक्त प्रभावित है, और ऐसे में दूसरे देशों के बीच मध्यस्थता कराने की होड़ में पाकिस्तान नजर आ रहा है, और अपने देश की स्थितियों को सुधारने के पीछे उसका कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। भाई वो कहते ना, कहावत है ना, घर में नहीं चने अम्मा चली बनाने। अरे पहले अपने घर की जो स्थिति है, जो इकोनॉमी आपकी धड़ाम है बिल्कुल, और पेट्रोल डीजल के जो दाम बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं है, आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, वो भी हाई सिक्योरिटी के बीच में, उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। आप कब तक आपकी हुकूमत है बाहर से उधार पैसे लेती रहेगी? अमेरिका का कर्जदार आज पाकिस्तान, अगर आप देखो साहिल, पांव से लेके सर तक पूरे कर्ज में भरा पड़ा है। वो कितना पैसा देगा? उन्होंने जितना पैसा अमेरिका पाकिस्तान को लगातार दे रहा है, उसका ब्याज सहित इनको देना पड़ेगा, और उसमें मेहरबानी अलग से, उनमें आपकी एक दबाव और आपने डाल दिया, एहसान और आपने डाल दिया है। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे शहबाज शरीफ को करना पड़ रहा है, उनकी हुकूमत को करना पड़ रहा है। और यहाँ पे 2-3 चीजें साफ हो जाती है। पहली तो ये है, भारत सरकार किसी के दबाव में नहीं आई, उनको जो मनाया वो उन्होंने करा। और दूसरा ये है, पाकिस्तान जिस तरीके से अब हमारे लिए अमेरिका के साथ में, तुर्की के साथ में और चाइना के साथ के मिलके जो नापाक हरकतों को आगे भविष्य में अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, उस पे पैनी नजर बनी हुई है। और आखिरी ये है कि हम किसी भी तरीके से हमारे जो रिश्ते हैं इन तीनों कंट्रियों से सुधारें, और उस दिशा में भारत सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। भारत सरकार से गलतियां हुई हैं, ये बात तो मानते हैं। खामनोई साहब की जब मर्डर होता है, हम मर्डर ही कहेंगे, उन्होंने हत्या की है, जब उसके बाद में कुछ चीजों को लेके विदेश नीति को कह लो या फिर कोई आपसी रिश्ते को लेके उसमें भी चीजें ऐसी हुई थी, तो तत्कालिक तौर पे हमारी तरफ से उनको कंडेम नहीं किया गया था, सहानुभूति नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में चीजें सुधरी हैं। आपने देखा होगा इस बीच में लगभग 3-4 जहाज हमारे PNG से भरे हुए को रवाना भी किया गया है। तो इन सब चीजों को लेके अमेरिका ये बात समझने लगा है कि भारत किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से ईरान से फिर अपने रिश्ते को सामान करने की कोशिश में लगा हुआ है। गलती हुई है, उस चीज को भारत मान रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये दोनों एक टेबल पे बैठे होंगे। जब अगर ऐसा होगा तो इजराइल भी अलग थलग पड़ जाएगा, अमेरिका भी अलग थलग पड़ जाएगा। इस बात का डर और संभावना इनको अभी से सताने लगी है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता का दावा किया जा रहा है, और पाकिस्तान की मध्यस्थता में शांति बैठक की बात निकलकर सामने आ रही है। होर्मुज संकट पर चर्चा का एजेंडा रह सकता है, और आज इस वार्ता के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित केला भट्टा इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां नंबर 1 सिकंदराबाद वाले नाम की एक बिरयानी की दुकान जांच के घेरे में आ गई है। दुकान का संचालन इमरान नामक युवक की तरफ से किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दुकान के अंदर 4 गैस सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें घरेलू उपयोग का बताया जा रहा है। नियमों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में इन सिलेंडरों की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी संख्या में घरेलू सिलेंडर दुकान तक कैसे पहुंचे? क्या यह मामला कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है? और अगर ऐसा है तो इसमें केवल दुकानदार ही नहीं बल्कि गैस आपूर्ति से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला आपूर्ति विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या इस कथित अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोएडा में डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाकर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। सेक्टर 126 थाना पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो युवकों को डेटिंग के बहाने बुलाकर उन्हें निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले डेटिंग ऐप के माध्यम से संपर्क करते थे और फिर मुलाकात के लिए बुलाते थे। मुलाकात के दौरान पीड़ित को ज्यादा शराब पिलाकर नशे की हालत में कर दिया जाता था। इसके बाद आरोपी मौके का फायदा उठाकर सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर फरार हो जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी और करीब 13,000 रुपए नगद बरामद भी किए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सेक्टर 94 अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है उन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही अन्य संभावित साथियों को भी तलाशा जा रहा है। वहीं थाना भवन जलालाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की तरफ से चलाए जा रहे परिसर वंदे मातरम अभियान के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विशेष उत्साह दिखाते हुए आपको बता दें कि पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और देशभक्ति के नारों के साथ परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर जिला संयोजक राष्ट्रीय कला मंच राहुल शास्त्री, नगर मंत्री आर्यन शर्मा, साथ ही प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सुधीर सैनी और साक्षी सैनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। लाला लाजपत राय कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय थाना भवन और सेंट स्टीफन कॉलेज जलालाबाद सहित कई शिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन कर राष्ट्र प्रेम का संदेश भी दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति, एकता और जागरूकता की भावना को मजबूत करना था। इस पहल के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया गया। अभियान देखने को मिला है तो छात्रों ने उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज कराई तो राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश इस अभियान के माध्यम से देने की कोशिश की गई। तो थाना भवन में राष्ट्रभक्ति का परिचय देखने को मिला है। ABVP का परिसर वंदे मातरम अभियान चलाया गया। छात्रों ने उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता इस अभियान में दिखाई तो राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश इस अभियान के माध्यम से दिया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह से परेशान होकर महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया। घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग इस घटना को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे की वास्तविक वजह की जांच की जा रही है। वहीं गाजियाबाद में मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के प्रभाव और गैस व पेट्रोल को लेकर फैली अफवाहों के बीच साइबर ठगों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ठगों ने IGL गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर एक व्यक्ति से लगभग 7,27,000 रुपए की ठगी कर ली। जानकारी के अनुसार पीड़ित को पहले एक भय उत्पन्न करने वाला संदेश भेजा गया, जिसमें गैस कनेक्शन बंद करने की धमकी दी गई। इसके बाद पैसे जमा करने के लिए एक फर्जी लिंक भेजा गया। जैसे ही पीड़ित ने लिंक पर क्लिक किया, उसके मोबाइल में IGL के नाम से एक ऐप इंस्टॉल कर दिया गया। ऐप इंस्टॉल होते ही मोबाइल हैक हो गया और साइबर ठगों ने बैंक खाते से पूरी रकम निकाल ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने थाना साइबर अपराध में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से मनशाद उर्फ सोना घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर सघन कॉम्बिंग अभियान चलाते हुए एक अन्य आरोपी
शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी शातिर गौकश हैं, जिन पर करीब 2.5 दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और छुरी बरामद की है। इसके अलावा मौके से एक कार, एक बछड़ा और एक गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि पुलिस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई में जुट गई है। वहीं उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर एक बार फिर राजस्व संग्रह के मामले में प्रदेश में अग्रणी साबित हुआ है। सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आबकारी नीति 2026 और 2027 के तहत दूसरे चरण की ई लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें 30 दुकानों का आवंटन किया गया। इस पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण कलेक्ट्रेट परिसर में लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर किया गया, ताकि सभी आवेदक पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया को देख सकें। जिला स्तरीय चयन समिति की मौजूदगी में यह प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि जिले की कुल 501 दुकानों में से 485 दुकानों का नवीनीकरण पहले ही किया जा चुका है। शेष और नवसृजित दुकानों के आवंटन से लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि अवैध शराब कारोबार और तस्करी पर रोक लगाना भी है। नई दुकानों के खुलने से उन क्षेत्रों में भी वैध आपूर्ति सुनिश्चित होगी जिन्हें अब तक असुरक्षित माना जाता था। इस प्रक्रिया से उम्मीद जताई जा रही है कि गौतम बुद्ध नगर आने वाले समय में राज्य के टॉप 5 राजस्व अर्जित करने वाले जिलों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर थाना निवाड़ी क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने वाला मामला सामने आया है। पतला कस्बे के रहने वाले अमित कुमार को खुले में शराब पीने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। मेडिकल जांच के लिए मुरादनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय वो पुलिस की पकड़ से फरार हो गया। भागने के बाद अमित दिल्ली मेरठ मार्ग पर पहुंचा, जहां वो एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत गाजियाबाद के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग निवाड़ी थाने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। करीब 1 से 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद एसीपी मोदीनगर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ग्रामीण ने कार्रवाई करते हुए पतला चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और थाना प्रभारी की भूमिका भी जांच के दायरे में है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 7/4/2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना निवाड़ी क्षेत्र के पतला चौकी क्षेत्र में रात्रि में जब पुलिस गश्त कर रही थी, तो एक व्यक्ति अमित, उम्र करीब 35 वर्ष, शराब के नशे में दिखाई दिया, जिसको हल्की फुल्की चोटें लगी थी, जिसको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया मुरादनगर सीएचसी, जहां से वो गाड़ी से निकलकर भाग गया तथा मेन सड़क पर आ गया, जहां एक्सीडेंट में ट्रक से वो टकरा गया था, जिसको तत्काल फिर पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को डीसीपी ग्रामीण सर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 49 क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर उस समय हड़कंप मच गया जब गलत तेल भरने की शिकायत से नाराज एक युवक ने आक्रोश में आकर खौफनाक कदम उठा लिया। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप पर कथित तौर पर गलत तेल भरने और कर्मचारियों के रवैये से आहत होकर युवक गुस्से में आ गया। इसी दौरान उसने विरोध में खुद पर पेट्रोल डाल लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पीआरवी पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने त्वरित और सूझबूझ भरी कार्रवाई करते हुए युवक पर पानी डालकर उसे सुरक्षित बचा लिया। इस तत्परता के चलते एक बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस की समय रहते की गई कार्रवाई से युवक की जान बच गई और हालात नियंत्रण में आ गए। घटना के बाद कुछ देर तक इलाके में दहशत और हड़कंप का माहौल बना रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वास्तव में विवाद की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। वहीं नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने क्राइम मीटिंग के दौरान बड़ा एक्शन लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। मीटिंग में थाना फेज 2 के एसएचओ अवधेश कुमार को एक मामले में लापरवाही बरतने पर तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि संबंधित मामले में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। क्राइम मीटिंग के दौरान कई अन्य थाना प्रभारियों को भी सख्त चेतावनी दी गई और भविष्य में बेहतर कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं जिन अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनकी सराहना करते हुए उनकी पीठ भी थपथपाई गई। पुलिस कमिश्नर ने साफ संदेश दिया कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य में कोताही पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस सख्त कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में अनुशासन और जवाबदेही को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।